गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एरुसाला में। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की जो 5 सीरीज आई हुई हैं लेखपाल को लेके, आपके लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए घटना चक्र ने 5 सीरीज निकाली है। जिसमें फर्स्ट है प्रीवियस ईयर, ठीक है, हल प्रश्न पत्र, और सामान्य ज्ञान दूसरा है, सामान्य गणित तीसरा, और सामान्य हिंदी जो है चौथा, और ग्राम समाज एवं विकास पांचवा है। तो इसमें ये फर्स्ट सीरीज है, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराया जाएगा और फिर एक एक करके सारे सीरीज कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इसमें हम लोग हल प्रश्न पत्र देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा योजना देख लीजिए। इसमें 4 पेपर होंगे। लेखपाल के आपके जो पेपर होने वाले हैं इसमें 4 पेपर होंगे। फर्स्ट है सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास। और सभी के सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 और ग्राम समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन, प्रश्नों की जो संख्या होगी 100 होगी और निर्धारित अंक भी जो है 100 होंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। और जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। राजस्व लेखपाल परीक्षा प्रथम पाली का ये पेपर है। 13 सितंबर 2015 का ये पेपर है। तो इसको सबसे पहले इसमें हिंदी है, इसको देख लेते हैं। भाग 1 देखेंगे हिंदी से। तो फर्स्ट है इसमें, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये अधिकरण कारक है, ठीक है। इसकी व्याख्या थोड़ा दी हुआ है। देश और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में समय दिया गया है इसलिए ये अधिकरण कारक होगा। तो जो देश और काल होता है वो अधिकरण कारक होता है और इसमें जो अगले साल आएगा दिया है इसलिए ये अधिकरण कारक होगा। उदय शब्द का विलोम शब्द इसमें देखना है तो ये हो जाएगा अस्त। उदय का विलोम क्या होता है? अस्त होता है। निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये भविष्य काल का वाक्य है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। विकल्प में भी देख लीजिए आप कि मैंने एक पेड़ काट लिया, तो ये किसका है? भूतकाल का है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो ये भूतकाल में आ जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ, तो ये वर्तमान काल का है वाक्य, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियां और मुहावरों का सही अर्थ बताना है। तो इसमें फर्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जूते चाटना। इसका मतलब होता है खुशामद करना, ठीक है। जूते चाटना मुहावरे का जो अर्थ होता है खुशामद करना होता है। अब नेक्स्ट के 6-7 जो प्रश्न संख्या है उसके वाक्यों में रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो माता जी को प्रणाम किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है, ठीक है, अतिथि। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है तो यह निर्मल होता है। पर्यायवाची शब्द आप जानते ही हैं, स्वच्छ का निर्मल होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले गोले को पूरी तरह काला करें, ठीक है। तो इसमें देखिए 9 क्वेश्चन, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए कि कौन से शब्द त्रुटि हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, लीची खरीदने हैं, ये त्रुटि है यहाँ पे, ठीक है। लीची क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और खरीदने के स्थान पर खरीदनी होनी चाहिए। यहाँ पे लीची खरीदने के स्थान पे खरीदनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल दो, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखना है कि कौन सा वाक्य त्रुटि है। तो ये अपने अपने किताबें जो है ये
त्रुटि है, क्योंकि किताब जो होता है स्त्रीलिंग होता है और अपने अपने के स्थान पर अपनी अपनी किताबें होता। तो ऐसे होता अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब 11 और 12 जो क्वेश्चन है। अनेक आर्थिक शब्द दिए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा बताना है इसमें। तो प्रमत का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, और एक मतलब क्या होगा इसका, उन्मत्त हो जाएगा, उन्मुक्त। ठीक है, तो प्रमत का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी और इसका एक अर्थ क्या होगा, उन्मत्त। कनक का धतुरा होता है और एक अर्थ क्या होता है, सोना भी होता है। तो कनक का अर्थ धतुरा और सोना दोनों होता है। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार, रीत्य अनुसार। ठीक है, यह कौन सा संधि है, यण स्वर संधि है। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14-15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखते हैं इसमें, वह एक महिला विद्वान थी, तो ये गलत है। वह एक विदुषी महिला थी, तो ये बिल्कुल सही है। वह विदुषी महिला थी, वह, ये तो गलत ही है। वह एक विद्वान महिला थी, तो चूंकि महिलाओं के लिए विदुषी का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदुषी होता है, तथा एक महिला के साथ विद्वान का प्रयोग न होकर विदुषी का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए विकल्प बी इसमें सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसमें भी देखना है कौन सा सही वाक्य है, तो ये बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, तो सप्रमाण तो नहीं लगता। वह प्रमाण के सहित अपनी बात आएगा, आपको ये वाक्य भी गलत लग रहा होगा। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये भी वाक्य इसमें गलत है। तो इसमें आंसर तो ए है, और इसका देख लीजिए, सप्रमाण के साथ नहीं हो सकता, प्रमाण के सहित भी ठीक नहीं है, और इसी प्रकार सप्रमाण प्रयुक्त होने पर सहित शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो विकल्प ए है वो सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16-17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है, तो किसी की सहायता करने वाला, तो क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। जो किसी की सहायता करता है वो सहायक हो जाएगा। ठीक है, सहृदय क्या हो जाएगा, जो हृदयवान होता है वो सहृदय कहलाता है। साथ चलने वाला सहचर कहलाता है, और साथ साथ कार्य करना सहकार कहलाता है। भला चाहने वाला हितैषी होता है, और बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ होता है। ठीक है, निस्वार्थ। और जो पवित्र आत्मा वाला होता है उसे क्या कहते हैं, पुण्य आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट दिया है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रुखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो रस अलंकार जो होता है उस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस है, इसमें बी है इसका आंसर। इस पंक्ति में जो है वियोग श्रृंगार रस का अवबोध होता है, और सूर सागर से गृहीत यह पदांश लिया गया है, जिसमें गोपियों का विरह वर्णित किया गया है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये विदुषी होगा, अभी हमने देखा। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव, तद्भव चुनना है। ठीक है, तो इसमें तद्भव कौन हो जाएगा, प्यास हो जाएगा। प्यास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, पिपासा होता है। शेष जो अन्य है, प्रांगण, आश्रम, उद्वेग, ये तत्सम है। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये यमक अलंकार है। ठीक है, यमक। इसकी व्याख्या देख लीजिए, जब काव्य में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। प्रयुक्त पदांश में घटा शब्द 2 बार आया है, तथा प्रथम घटा का तात्पर्य क्या है, बादल है, और दूसरे घटा का तात्पर्य है कम हो जाना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है, यमक अलंकार। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा चाकू, ये चाकू हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन जो रूप होता है वो समान होता है। जैसे बालक का बालक ही होगा, आदमी का आदमी ही होगा, कवि का कवि ही होगा, साधु साधु का साधु होगा, चाकू का चाकू होगा, मोती का मोती ही होगा, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो ये द्विगी समास है, द्विगी समास है। तो ये किसको कहते हैं, जिस समास का प्रथम पद जो
संख्यावाची हो उसे द्विगी समास कहते हैं। ठीक है, और त्रिवेणी से क्या हो रहा है, त्रि संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगी समास है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है, तो यहाँ तत्सम कौन सा है, निकृष्ट है जो तत्सम है। ठीक है, निकृष्ट शब्द यहाँ तत्सम है, और ये तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है। अटारी शब्द का जो तत्सम होता है अटालिका होता है, और गहरा का तत्सम गंभीर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया था उनके बारे में डिस्कशन किया गया है इसमें। और अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ये देखिए, अत्यधिक, ये तो गलत है, आपको पता है, और इसकी जो सही हो जाएगी ये हो जाएगा अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये हो गया आपका हिंदी कंप्लीट। भाग 2 है, गणित के क्वेश्चन है। इसमें 25 क्वेश्चन जो है गणित से संबंधित है, और इसमें क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए, और इसका वीडियो अलग से बनाया जाएगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, इससे आपको इसके नेचर समझ में आएंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, और इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, पूरा डिस्कशन दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, और बाद में आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। देख लीजिए आप। सारे क्वेश्चन का आंसर डिटेल से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन हैं जो मैथ से रिलेटेड थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब भाग 3 है, समान जानकारी देखते हैं। गांधी जी ने इसमें पहला है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो ये 1942 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, गदर क्रांति जो है आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ये है इसका आंसर। गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया था, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू प्रकरण, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, ये 3 घटनाएं थी। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने का कारण थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो ये हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ये मेरु रज्जु का प्रमुख कार्य है। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, और इसे ही क्या कहते हैं, मेरु रज्जु कहते हैं। और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करने का कार्य मेरु रज्जु का है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, तो ये राज्यसभा के पास है, उपराष्ट्रपति। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये वैलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे रसायन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मस्तिष्क तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है वो प्रशांतक कहलाता है, और इसमें दिए गए विकल्पों में जो है वैलियम है जो प्रशांतक के रूप में होता है यूज। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है, तो ये केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है
NNPFC कहा जाता है। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। 15 मार्च, ये देखिए ये करेंट के क्वेश्चन है, तो आप करेंट के क्वेश्चन से ये देखिए कि क्या प्रारूप होता है करेंट का, यहाँ से आपको ये देखना है। ठीक है, इससे हमें पेपर के नेचर का भी पता चलेगा कि वो किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है करेंट से। ठीक है, तो जैसे ये देखिए बैडमिंटन चैंपियन से पूछा है, तो यानी कि खेल से, तो खेल हमारा तैयार होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं, काबिनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये कावेरी नदी की है। ठीक है, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, तो ये बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, तो ये तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा के लिए कहा गया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान जो है पूरा नामक योजना, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविकों अवसर एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी करेंट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देख लीजिए साइंस टेक के क्वेश्चन है, तो साइंस टेक भी हमें पूरा करना है। अब आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये डायनेमो का उपयोग करते हैं। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है, तो ये भारत का है। ठीक है, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है धान उत्पादन में। ये भी करेंट के क्वेश्चन है, ये उत्पादन से पूछा है। ये भी 2015 करेंट का देख लीजिए। सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार, ये देखिए पुरस्कार से भी क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पुरस्कार भी तैयार करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता था, तो ये जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, इनमें से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वालों में से नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की जो लगभग आधी जनसंख्या है वो 5 राज्य कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, तो ये बाबा रामचंद्र था। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। इनमें से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो हमें नियुक्तियां भी याद करना है, तो आप नियुक्तियां भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उस समय तो ये क्वेश्चन में वर्तमान में पूछा हुआ है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो उस समय जो थे, लेकिन आज ये अपडेटेड है इसलिए वर्तमान में आप जानते ही हैं डेविड मालपास जो अमेरिका के हैं, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, मशरूम किसके उदाहरण है, तो ये फंजाई कवक के उदाहरण है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है और ये क्या होता है, एक मृतोपजीवी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी, तो ये दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुआ था और इसका निर्माण चांगवान दक्षिण कोरिया में किया गया था। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं, तो ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, और भारत में वर्ष 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाले जो 2 राज्य हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, तो मात्र 2.4%। ठीक है, 2.4। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग जो पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी, तो ये तोसली थी। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली थी। अब हम लोग देखेंगे भाग 4 ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास देखते हैं,
तो पहला है, इसमें कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी द्वाब में बोली जाती है? तो ये खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो जो खड़ी बोली है राज्य के पश्चिमी भाग रोहिलखंड और ऊपरी द्वाब में बोली जाती है। सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी, इन सभी क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में ब्रज भाषा बोली जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं, वो झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके निकटवर्ती भूभाग बुंदेलखंड है, कहते हैं इसको। तो यहाँ की बोली क्या है? बुंदेलखंडी है या बुंदेली है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति कहा जाता है तहसील स्तर पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये लखनऊ है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए प्रश्न में जो दिया गया है विकल्प में उसके अनुसार है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर लखनऊ है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कानपुर नगर का स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? 32 रुपए से अधिक खर्च करने वाले को गरीब नहीं माना जाएगा। इस सी रंगराजन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ये मुरादाबाद से। ठीक है, मुरादाबाद पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात करता है और इसे पीतल नगरी के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितनी है? तो ये 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की जो औसत इकाई है 80,000 रुपया, इससे अधिक भी हो सकती है परंतु 50,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ फिल करना है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो इसमें हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये वाराणसी को माना जाता है। वाराणसी को हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी जो है 5,000 वर्ष पुराना शहर है और विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट देखते हैं, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है? तो ये आगरा और कानपुर है चमड़े के लिए। लेदर सिटी भी कहते हैं किसको? कानपुर को लेदर सिटी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इसमें राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इसमें 75:25 है। ठीक है, 75:25 है। केंद्र इसमें 75 और राज्य जो है 25 के आधार पर इसमें बटा हुआ है। ठीक है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो ये हो जाएगा गिरदावरी है। भू कृषि का रिपोर्ट होता है, रिकॉर्ड जिसमें रखते हैं वो गिरदावरी कहलाता है। उत्तर भारत विशेषतः मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में ये गिरदावरी जो होता है एक प्रकार का फसल सर्वे है और ये वर्ष में 2 बार होता है। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो यह है 1 बिस्वा। ठीक है, तो 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है, अर्थात 1 बिस्सा बराबर 1/20 बीघा होता है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। NREGP का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो यह 300 बिस्तर होने चाहिए प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे। नेक्स्ट है, घरेलू व्यक्तिगत और सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो ये बटा दिया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता
100 लीटर या अधिक का सोलर वाटर हीटर स्थापित करता है तो उसे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विद्युत बिल में प्रतिमाह 100 रुपये या वास्तविक बिल दोनों में से जो कम हो की रियायत प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो ये गन्ना है। गन्ना वाणिज्यिक फसल है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिसे पंच कहा जाता है? तो पंच जो होते हैं 7 से 17 सदस्य होते हैं। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो ये 2 होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 समान बैठकें होंगी। पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होती है और दूसरी रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 21 वर्ष है पंचायत सदस्य बनने की। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये अर्धवार्षिक आवृत्ति पर। ठीक है, ये नेक्स्ट है MGNREGA मनरेगा जो है इसके अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? तो ये 75 और 25 का होता है अनुपात। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत जो केंद्र का 75 और राज्य सरकारों का 25 होता है।